हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपी जीआईसी लेक्चरर एग्जाम के लिए जो 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर है 3rd। और इस लेक्चर के साथ ही अराउंड 90 के आसपास क्वेश्चंस हम कवर कर चुके होंगे। शुरू के जो 3 लेक्चर थे इसमें आपको सिंपल से क्वेश्चन देखने को मिले। आज का जो लेक्चर है जो अभी आप देखेंगे उसमें भी आपको कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद के जो 3 लेक्चर आएंगे उनमें आप मॉडरेट क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़े से इन क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़े से टफर क्वेश्चन। और जो बाद के 3 लेक्चर्स आएंगे उनमें आप इन जो शुरुआती लेक्चर्स है जो इजी मॉडरेट और मॉडरेट के बाद जो टफ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वन लाइनर या फॉर्मूला बेस्ड, वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी एक कंप्लीट प्रिपरेशन होने वाली है यूपी जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स एग्जाम के लिए। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वहाँ का सिलेबस यहाँ से मैच करता है तो ऐसा नहीं है कि ये यूपी जीआईसी के लिए ही है, ये आपके स्टेट के एग्जाम के लिए भी हो सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोस की रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है 2 रेसिंग कार्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली। देयर स्पीड्स आर सच दैट ईच मेक्स एन कंप्लीट सर्किल इन द सेम टाइम t। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सेम टाइम में सर्किल कंप्लीट किया जा रहा है। तो रेशो बताना है एंगुलर स्पीड्स का। तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एंगुलर स्पीड की अगर हम बात करें तो एंगुलर स्पीड जो होती है ओमेगा वो होती है 2 पाई अपॉन टी। अब क्योंकि जो गिवन टाइम है दोनों के लिए, गिवन टाइम t1 इक्वल्स टू t2 वो कितना है t है। तो अगर मैं ओमेगा 1 निकालता हूँ तो ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा 1 इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। और सिमिलरली अगर ओमेगा 2 निकालता हूँ तो वो भी कितना आएगा 2 पाई अपॉन टी। मेरे को क्या करना है, मेरे को इन दोनों का रेशो निकालना है, ओमेगा 1 रेशो ओमेगा 2। तो ये कितना आ जाएगा 1, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 रेशो 1। तो हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 रेशो 1, विच इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव फ्रंट इज द फोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट विद द सेम फेज, है ना। भाई वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट को हम डिफाइन करते हैं कि वो सरफेस जो कि सभी जो पार्टिकल्स है जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनको ज्वाइन करती है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। तो वो सारे के सारे किस में होने चाहिए, सेम फेज के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट है फॉर अ साउंड वेव फ्रिक्वेंसी, साउंड वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो दी हुई है कितनी 8800। तो जो फ्रिक्वेंसी है वो दी हुई है 8800 हर्ट्ज। और जो स्पीड दी हुई है वो स्पीड दी हुई है 352 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास होता है v इक्वल्स टू लेमडा एफ, हमें निकालना है लेमडा। तो लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा v ओवर एफ। तो ये वैल्यू हो गई 352 और जो फ्रिक्वेंसी है वो है 8800। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.04 मीटर, 0.04 मीटर विच इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ लीड बॉल स्ट्राइक्स अ बॉल एंड फॉल्स डाउन। एक लीड बॉल है, लेड बॉल है जो कि स्ट्राइक करती है बॉल से और गिर जाती है नीचे। वहीं एक टेनिस बॉल जिसका मास सेम है वो बॉल से स्ट्राइक करती है और बाउंस बैक करती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो सबसे पहले तो मोमेंटम की अगर हम बात करें, मोमेंटम, तो मोमेंटम को हम लिखते हैं P इक्वल्स टू mv, दोनों का मास सेम है। तो अगर मैं लीड बॉल के लिए बात करूं तो फॉर लीड बॉल, तो मान लो ये लीड बॉल है, ये नीचे आ रही है ऐसे, तो ये नीचे आई तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना हुआ mv, मास जो है वो m है। और उसके बाद ये क्या हो गई, नीचे ही गिर गई, यही रह गई। तो इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो कितना हो गया 0। तो इसका जो चेंज इन मोमेंटम हम निकालेंगे वो चेंज इन मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो वो कितना आएगा माइनस ऑफ mv। और अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में निकालूं तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा mv, ये लीड बॉल के लिए। अब अगर मैं बात करूं किसके लिए, टेनिस बॉल के लिए, तो फॉर टेनिस बॉल, टेनिस बॉल, तो टेनिस बॉल के लिए अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बॉल है और सरफेस मान लो वॉल को सीधा खड़ा कर लेना, बस ये कर लेना इसमें, और क्या, ये नीचे आई ऐसे और उसके बाद ये वापस ऊपर जा रही है ऐसे। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया mv और फाइनल मोमेंटम हो गया mv, दोनों के डायरेक्शन क्या है, चेंज है। तो डेल्टा p कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा pf माइनस pi। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये आएगा माइनस mv माइनस mv, तो ये कितना आ जाएगा -2 mv।
और अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 MV हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो टेनिस की बॉल है उसमें मोमेंटम चेंज ज़्यादा हो रहा है इन कंपैरिजन टू लीड बॉल। तो जो टेनिस की बॉल है उसमें मोमेंटम चेंज ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू लीड बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी इज गिवन बाय। फेज और ग्रुप वेलोसिटी, तो फेज वेलोसिटी को हम लिखते हैं P से VP से और ग्रुप वेलोसिटी को VG से। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, C² के इक्वल होता है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इज गिवन बाय C²। तो स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट आएगा यहाँ पर, इसको स्क्वायर ऑफ कर लेना, C² ऐसे कर लेना इसको। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्रिंसिपल यूज्ड इन द इंटरफेरेंस इज। इंटरफेरेंस में जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या होता है। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दो वेव्स जो है वो ओवरलैप करती है और कंबाइंड होती है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इन interference occurs because two waves, interference occurs because two waves overlap and combine. Two waves overlap and combine, then interference follow principle of superposition। तो इंटरफेरेंस जो है वो क्या फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट है, काइनेटिक एनर्जी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द ऑसिलेशन ऑफ वाटर इज। वाटर के ऑसिलेशन से जो काइनेटिक एनर्जी निकलती है तो वो क्या होती है, तो ओशियन सरफेस जो होती है, ओशियन सरफेस, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो इस एनर्जी को हम वेव एनर्जी भी कहते हैं। तो ओशियन सरफेस वेव contain kinetic energy due to oscillatory motion of wave particle of water particles, due to oscillatory motion of water particles. This energy is called wave energy. This energy is called wave energy. तो इस एनर्जी को हम वेव एनर्जी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, एन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग इन एयर मूविंग एट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो दी है वो दी है 2 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वो कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। फिर बोला या सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ विंड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो जो सोर्स है उसकी स्पीड है कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। सोर्स की स्पीड दी हुई है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, और किधर जा रहा है वो, ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में जा रहा है। What will be the frequency heard by the observer? Speed of sound, साउंड की जो स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो फ्रिक्वेंसी है ऑब्जर्वर को कितनी सुनाई देगी। तो सीधी सी बात है कि फ्रिक्वेंसी जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाएगा तो फ्रिक्वेंसी जो है उसको ज़्यादा सुनाई देगी। अभी 20 सुनाई दे रही तो 20 से ज़्यादा सुनाई देगी। ये भाई, ये अगर हमारे पास सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है तो सिंपल सा आप एनालिसिस ये कर सकते हो कि जब ये सोर्स इसके पास आएगा तो इसको फ्रिक्वेंसी ज़्यादा ही सुनाई देगी। तो यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो तो वैसे ही कट रहा है, और दूसरा, तीसरा, चौथा, भी ये 3 में से कोई एक आंसर है। तो जब हमारे पास सोर्स चल के आता है तो उस केस में जो फ्रिक्वेंसी है वो होती है V/V माइनस VS। कितनी होती है, V/V माइनस VS। अब यहाँ पर जो साउंड की स्पीड है एयर में वो 330 है, और विंड की स्पीड खुद कितनी है, वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो रिलेटिव स्पीड जो हो गई साउंड की किसके रेस्पेक्ट में, जो
विंड के रेस्पेक्ट में स्पीड हो गई, तो वो कितनी हो गई 330 वी प्राइम सॉरी। तो वी प्राइम की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 330 प्लस 2, तो ये हो गई 332 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वी प्राइम। तो एफ की जो वैल्यू है यानी कि इनिशियल फ्रिक्वेंसी वो है 20 हर्ट्ज, और ये हो गया 332 अपॉन 332 माइनस जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 10। तो यहाँ से बनेगा ये 20 और ये हो गया 332 और ये हो गया 322। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 332 डिवाइड बाय 322 और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 20 से, तो आंसर आ जाएगा 20.62। आंसर क्या आ जाएगा 20.62। तो आंसर हमारे पास आ गया 20.62 हर्ट्ज, विच इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिजोल्यूशन पावर? तो रिजोल्यूशन पावर जो होती है वो होती है लैम्बडा अपॉन डी लैम्बडा। तो ऊपर भी लैम्बडा और नीचे भी लैम्बडा, यानी कि ये क्या हो गई डायमेंशन लेस हो गई, ये क्या हो गई डायमेंशन लेस, यानी कि नो एसआई यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। रिजॉल्विंग पावर जो है वो प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन लैम्बडा, और एफ बराबर होता है सी अपॉन लैम्बडा। एफ बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्बडा, तो लैम्बडा इक्वल्स टू हो गया सी अपॉन एफ। तो यहां से इन दोनों को मिलाएं तो रिजॉल्विंग पावर प्रोपोर्शनल हो गई किसके, फ्रिक्वेंसी के। तो रिजॉल्विंग पावर फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड के डायरेक्टली क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछते तो वेवलेंथ आ जाता, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन इन फ्राउनहाउफर डायफ्रैक्शन? फ्राउनहाउफर डायफ्रैक्शन में जो इफेक्टिव डिस्टेंस है सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच की वो क्या होती है, तो वो होती है इनफाइनाइट। वो क्या होती है इनफाइनाइट, क्योंकि फ्राउनहाउफर जो डायफ्रैक्शन है वो तभी होता है जब सोर्स और स्क्रीन जो है वो कहाँ पर रखे हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखे हो। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखे हो, और यहाँ पर जो लेंस यूज किया जाता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। नेक्स्ट, if the separation between the two slits in double slit Fraunhofer diffraction is changed, what change will be observed in the diffraction pattern? Separation between two slits, तो हमारे पास फ्रेंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्बडा डी अपॉन डी। तो यदि सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, तो ये एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। तो यदि सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स एंड डबल स्लिट फ्राउनहाउफर डिफ्रैक्शन इज चेंज, तो सेपरेशन को अगर चेंज किया जाएगा, मान लो डी को अगर बढ़ाया जाए तो साफ साफ दिख रहा है जो बीटा है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो फ्रिंज लेंथ विल इंक्रीज, फ्रिंज लेंथ विद डिक्रीज। तो आंसर यहाँ आएगा डिक्रीज। यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है, चेंज्ड में तो उसको ये भी लिखा जा सकता है कि चेंज की जगह उसको ये भी लिखा जा सकता है कि उसको कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो बीटा की वैल्यू बढ़ेगी, और उसको बढ़ा रहे हैं तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो फ्राउनहाउफर डिफ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड, इसको ऐसा लिख लो इंक्रीज्ड, क्योंकि इंक्रीज्ड के केस में इसका आंसर सेकंड आएगा। अगर चेंज है तो चेंज में तो उसको घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है, इफ अ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया उसका 1.50 इज इमर्ज्ड इन वाटर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन वाटर इज नियरली। तो ये फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू एल अपॉन म्यू एम, लेंस मेकर फॉर्मूला इन मीडियम, -1, और ये हो गया 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2, लेंस मेकर फॉर्मूला इन मीडियम में। तो यहाँ पर म्यू एल जो है उसकी वैल्यू है 1.50 और ये है 1.33 -1, और फोकल लेंथ जो है 1/20, तो ये हो गया 1/20 फोकल लेंथ इमर्ज्ड इन वाटर। थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इमर्ज्ड इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन वाटर इज, तो फोकल लेंथ बतानी है यहाँ पर हमें वाटर की, तो थिन लेंस, तो ये फोकल लेंथ ऑफ वाटर। रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी पहले वो देख लेते हैं ना। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस का जो फॉर्मूला है तो 1.5, एक मिनट, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ तो हमें दी हुई है ना ऑलरेडी, तो फोकल लेंथ हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये दी हुई है हमें, एक मिनट पहले मैं इसको
किसके लिए सॉल्व कर लूँ, ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया है किसका, इन मीडियम, ये हमारे पास मीडियम के अंदर फॉर्मूला हो गया। तो पहले दिया हुआ है थिन लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इमर्ज इन वाटर। तो यहां से पहले मैं निकाल लेता हूं फॉर थिन लेंस, फॉर थिन लेंस, तो थिन लेंस के लिए हो गया 1/20, ये हो जाएगा 1.5 - 1 इन एयर, इन एयर हम निकाल लेते हैं, और ये हो गया के, तो यहां से हो गया 1/20, ये हो गया 0.5 इंटू के, तो k की वैल्यू हो गई 1/20 इंटू 0.5, ये 10 ऊपर चला गया, हट गया यहाँ से, तो ये आ गया हमारे पास k की वैल्यू 1/10, k की वैल्यू कितनी आ गई 1/10 आ गई। अब इन वाटर निकाल लेते हैं, इन वाटर, इन वाटर निकालेंगे तो 1/FW, और ये आ जाएगा 1.5 1/33 -1, और यहाँ पर 1/R1 -1/R2, इसको मैंने k मान लिया था, तो k की वैल्यू आ गई 1/10, तो ये वैल्यू हमने रख दी 1/10, तो यहाँ से 1/FW वाटर के अंदर आएगी कितनी 0.0127, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग 78 सेंटीमीटर आंसर हमारे पास आएगा, तो आंसर हमारे पास आएगा 78 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस ईच ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर व्हेन कंबाइंड बिहेव्स एज, तो फॉर लेंस इन कॉन्टैक्ट, फॉर लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, जब लेंस कॉन्टैक्ट में आएंगे तो 1/f इक्वल्स टू होगा 1/f1 प्लस 1/f2, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस, उसके लिए हो जाएगा +10, f1 की वैल्यू +10, और कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए हो जाएगा माइनस में -10, तो यहाँ से 1/f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/10 और 1/10, जो कि बनेगा 0, तो f जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट हो जाएगी तो इसका मतलब ये जो लेंस है कौन सा हो जाएगा, प्लेन मिरर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, प्लेन मिरर बन जाएगा। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस डजंट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको हम लिखते हैं एल्जेब्रिक समेशन ऑफ mr², तो ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मास के ऊपर, है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड एक्सिस, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस और मास, तो इट डिपेंड्स ऑन ए distribution of mass around axis, दूसरा orientation of axis, तीसरा मास, और ये इंडिपेंडेंट होगा किससे, एंगुलर वेलोसिटीज, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इन एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग टू अ डिस्क गिवन दैट बोथ हैव masses in the ratio 2:1 and radii 1:2, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग टू डिस्क, तो फॉर रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr², और फॉर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ½ mr²। तो अगर मैं रेशो निकालूं तो IR/I डिस्क ये हो जाएगा mr² और ये 2 ऊपर आ जाएगा घूम के md और rd²। अब यहां पर हमें गिवन है कि mr/md ये दिया है 2:1 और rr/rd ये दिया है 1:2। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा IR/ID 2 mr/md, तो ये हो गया 2, और उसके बाद rr/rd, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। आंसर हमारे पास आ जाएगा 1:1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, What will be the value of acceleration due to gravity on the surface of the earth if the radius of earth suddenly decreased to 60% of its present value?
कीपिंग द मास ऑफ द अर्थ अनचेंज्ड। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब गिवन है, गिवन क्या है कि जो r प्राइम है, नई रेडियस जो है वो प्रेजेंट रेडियस की 60% हो जाती है, यानी कि 0.6 r। तो g प्राइम जो है वो कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन आर प्राइम स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, ये g प्राइम अपॉन g, यहां से ये आ जाएगा r अपॉन आर प्राइम का स्क्वायर, यही बनेगा। तो r ये एज इट इज, और ये हो गया 0.6 r और ये स्क्वायर, तो यहां से कट गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये g प्राइम अपॉन g, ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 100 और ये 36, 10 को ऊपर ले जाओ। और फिर ये g प्राइम इक्वल्स टू 9.81 इंटू 100 अपॉन 36, इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9.81 इंटू 100 अपॉन 36, तो ये आएगा 27.25। क्या आंसर आएगा, 27.25, 27.25। तो आंसर यहाँ पर मैच ही नहीं कर रहा कोई। कीपिंग द मास ऑफ अर्थ अनचेंज्ड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो इस वाले ऑप्शन को सही कर लो आप, ये वाले ऑप्शन को उल्टा लिखा है, इसको आप चेंज करके लिख लो 27.25। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ बॉय ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो ये मान लो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ पर कोई बॉय खड़ा है और इसका जो मास है वो 50 kg है। ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है, ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। ही थ्रोज अ बॉल ऑफ मास 2 kg अवे फ्रॉम हिम विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसने इससे दूर फेंकी एक बॉल जिसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और इसका जो मास है वो कितना है, 2 किलोग्राम का है। फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की फाइनल स्पीड बतानी है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं ऑन द सिस्टम, अगर इस बॉल को और मैन को एक सिस्टम मान लिया जाए तो कोई भी यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हैंस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। इनिशियली ये सिस्टम किस में, रेस्ट में। तो इनिशियली सिस्टम इज इन रेस्ट, इनिशियली सिस्टम रेस्ट में। तो फाइनली भी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, 0। हैंस फाइनली द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो 0। तो फाइनली जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। नेक्स्ट, When is the fluid called laminar? लेमिनार फ्लूइड कब कहलाएगा, एक नंबर होता है रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर यदि 2000 से कम है तो ये क्या कहलाएगा, लेमिनार। और यदि रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज़्यादा है तो ये कहलाएगा टर्बुलेंट। तो हमें पूछा है लेमिनार कब कहलाएगा, तो लेमिनार लेस देन क्या है, 2000 है ना। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, जिसको हम किससे लिखते हैं, रो वी डी अपॉन म्यू से। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है रो वी डी अपॉन म्यू, जहाँ रो होता है डेंसिटी, वी होता है एवरेज वेलोसिटी, डी होता है एवरेज डायमीटर, और म्यू या ईटा जो होती है वो डायनामिक विस्कोसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन द बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, हाउ मच इट्स वेट वी डिस्ट्रीब्यूट फॉर इट टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेगी और इसका वेट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो फ्लूइड है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे आना चाहिए। फ्लूइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी बिलो द मेटा सेंटर। कोई पार्शियली इमर्स बॉडी है तो मेटा सेंटर के नीचे उसका क्या जाना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाना चाहिए। दस
more weight should be concentrated near the lower part. तो for stable equilibrium in fluid, center of gravity should be lie below the meta center. Center of gravity should be lie below the meta center. Thus more weight should be concentrated near the lower part. तो लोअर पार्ट के पास जो है वो ज़्यादा वेट यहाँ का जाना चाहिए. तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट देखो, अ बॉडी ऑफ मास m स्लाइड डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन and reaches the bottom with velocity v. If a ring of same mass rolls down the same inclined plane, what will be its velocity on reaching the bottom? तो केस फर्स्ट, इसमें एक कोई बॉडी है, स्लाइडिंग बॉडी, और ये नीचे पहुंच रही है, और मान लो इसकी हाइट है h, है ना. तो फॉर स्लाइडिंग बॉडी, तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, एनर्जी कंजर्वेशन. तो यहाँ पर अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हो तो उसके अकॉर्डिंगली mgh इसके बराबर हो गया हाफ mv², इसके बराबर हो गया हाफ mv². ये स्लाइडिंग बॉडी के लिए. अब फॉर रोलिंग बॉडी, रोलिंग के लिए क्या होगा कि mgh जो बराबर है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कौन सी होगी, एक तो ट्रांसलेशन की, एक रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी. तो एक हो जाएगा हाफ mvr मतलब रिंग, r मतलब रिंग, और एक हो जाएगा हाफ i ओमेगा². तो ये बनेगा mgh प्लस हाफ mvr². रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो गया mr², और ओमेगा जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी vr अपॉन r. v इक्वल्स टू ओमेगा r, तो ओमेगा इक्वल्स टू vr अपॉन r, तो ये स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ से mgh जो है वो किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो जाएगा mvr². तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड. अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप कर दो इक्वल, ठीक है. तो फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को आपने इक्वल किया, तो यहाँ से बना हाफ mv² और ये बन गया mvr². तो क्या कट जाएगा यहाँ से, ये कट गया. तो vr² इक्वल्स टू हो गया v² अपॉन 2. तो vr की वैल्यू हो गई क्या, √v² अपॉन 2. तो vr आएगा v अपॉन √2. तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट, when a torque acting on a system is 0, then which of the following should not change? तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन होता है टाउ इक्वल्स टू dl अपॉन dt. तो एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो 0 है. एक्सटर्नल टॉर्क जिसको हम लिख रहे हैं टाउ से, तो वो क्या है, 0. तो यहाँ से dl अपॉन dt ये भी क्या हो गया, 0. तो l की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. नेक्स्ट, a variable mass body with an initial mass of 5 kg is moving with a velocity 5 meter per second initially. After some time the velocity increases to 10 meter per second. What is the new mass if the body is moving in the absence of external force? तो no external force है, no external force. तो no external force है, तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि PI इक्वल्स टू PF. तो MI VI इक्वल्स टू MF VF ये रहेगा. तो यहाँ से VI इनिशियली मास 5 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है. फिर उसके बाद फाइनल मास हमें निकालना है, वेलोसिटी कितनी है, 10 है. तो MF की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2.5 kg. फाइनल मास कितना हो जाएगा, 2.5 kg, विच इज ऑप्शन फर्स्ट. नेक्स्ट, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेट मोशन वर प्रपोज्ड ओनली फॉर. तो केपलर्स लॉ ऑफ मोशन जितने भी बनाए गए थे वो सन को सेंटर में रख के बनाए गए थे. तो वो किसके लिए बनाए गए थे, सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स है वो मोशन कर रहे हैं. नेक्स्ट, टू बॉडीज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी कोलाइड विद ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट. दो बॉडी है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, कोलाइड विद ईच अदर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कंजर्व्ड.
तो कौन कंजर्व रहता है? लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, बट स्पीड में चेंज, वेलोसिटी में चेंज, बट उसकी स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो सकती है। फोर्स जो एक्सेलरेशन के ड्यूरिंग, जो कॉलिजन के ड्यूरिंग लगेगा, है ना, तो जब वो फोर्स लगेगा तो जो इंटरनल फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, तो मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, कंजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ फ्लक्स इन केस ऑफ अ टैंक विद अ होल एट द बॉटम डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। अज्यूम दैट एरिया ऑफ टैंक इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ होल। तो अकॉर्डिंग टू टोरिसेली थ्योरम, टोरिसेलीज की जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंगली v इक्वल्स टू कितना होता है? √2gh, जहां v है स्पीड ऑफ फ्लक्स होता है, तो जो h है वो होती है h क्या होता है? डेप्थ ऑफ होल बिलो द सरफेस, डेप्थ ऑफ होल बिलो द सरफेस। तो v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ h के, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हाइट ऑफ होल फ्रॉम लिक्विड सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिमूव्ड देन व्हाट विल बी हैपन टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। तो कोई भी मोशन अगर सर्कुलर मोशन हो रही है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा हुआ है और उसके साथ साथ एक टेंजेंट भी बन रही है। तो अगर FC 0 हो जाएगा, FC 0 हो जाएगा तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो किधर चलेगा? इस स्ट्रेट लाइन पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इफ FC 0 then object move on tangential line। तो जो ऑब्जेक्ट है वो टेंजेंशियल लाइन के ऊपर मूव करेगा, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में चलना चालू कर देगा। तो वो किसमें इसमें चलने लगेगा, तो वो किसमें चलने लगेगा? स्ट्रेट लाइन के अंदर चलने लगेगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।